हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। और आज हम मॉक टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले की मॉक टेस्ट में हमने अकाउंट का लेक्चर कवर किया था, लेक्चर नंबर 25। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा, वो अकाउंट्स पर होगा। अकाउंट्स पर लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम 12th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास एनसीईआरटी का पार्ट 3 चैप्टर 3 आज कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ही हमारा आज शाम लेक्चर 26 आएगा अकाउंट्स पर। तो आज के लेक्चर में हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हमने थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, मेडिएवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि एंशिएंट और मेडिएवल नहीं आती है ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। तो हम ईपीएफओ का जो हम जीएस का जो सेक्शन ले रहे हैं वो जनरल एग्जाम्स की दृष्टि से ले रहे हैं, जिसमें सारे ऐसे एग्जाम्स जिनमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है, स्पेशली यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स, जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो जीएस का पोर्शन आता है उसकी दृष्टि से हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं। इसलिए हमने ईपीएफओ का जो स्पेशल पार्ट है, जैसे कि अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इसके हमने मॉक टेस्ट को सेपरेट कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हमारे 25 क्वेश्चन से, सारे हर चैप्टर से, हर पार्ट से 5-5 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, हड़प्पा नामक पुरा स्थल से महान स्नानागारों के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम ए पैलेस कॉल्ड हड़प्पा। स्टेटमेंट 2, महान स्नानागारों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। टू प्रिवेंट वाटर लीकेज इन द ग्रेट बाथरूम्स ए लेयर ऑफ चारकोल वाज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द प्लास्टर। स्टेटमेंट 3, स्नानागारों के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। रूम्स वर बिल्ड अराउंड द बाथरूम्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3। महान स्नानागारों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, ना कि हड़प्पा। हमने स्टेटमेंट में क्या दिया था, हड़प्पा, ये जबकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो प्लेस। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान तथा ओमान से करते थे। हड़प्पन पीपल यूज टू इम्पोर्ट कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान। स्टेटमेंट 2, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। हड़प्पन पीपल यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बहुत इजी सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हमने स्टेटमेंट में परिवर्तित कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हड़प्पन सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से करते थे और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था। विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, ऋग्वेद में 3 देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के चैप्टर का पहले लाइन से ही, पहले पैराग्राफ से ही क्वेश्चन लिया गया है। द 3 डेटीज अग्नि, इंद्र एंड सोम आर डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। स्टेटमेंट 2, ऋग्वेद के अनुसार इंद्र वर्षा के देवता तथा सोम एक पौधा है। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन एंड सोम इज ए प्लांट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। ऋग्वेद में वर्णित अग्नि आग के देवता हैं तथा
इंद्र युद्ध के देवता तथा सोम एक पौधा है। अग्नि जो है आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम पौधा है। और जबकि हमने स्टेटमेंट में क्या दिया था, इंद्र वर्षा के देवता, जबकि इंद्र युद्ध के देवता हैं। द फायर गॉड मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इज द गॉड ऑफ फायर एंड इंद्र इज द गॉड ऑफ वार एंड सोम इज अ प्लांट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो काल में के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, महाजनपद काल में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग महाजनपदास पीरियड। स्टेटमेंट 1, इस काल में कृषि आय का 1/20वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड 1/20th शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वाज कलेक्टेड एज टैक्स। इसमें 1/20वां हिस्सा कृषि कर के रूप में उपज का जो उपज होती थी, जो प्रोडक्शन होता था खेती का, उसका 1/20वां हिस्सा एग्रीकल्चर टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और स्टेटमेंट 2, कृषि पर लगने वाले कर को भाग कहा जाता था। द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉल्ड भाग। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। कृषि पर लगने वाले जो कर था उसे भाग तो कहा जाता था, लेकिन कृषि महाजनपद काल में कृषि आय का 1/6 हिस्सा यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन was collected as a agriculture tax। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का सही अनुक्रम क्या था। व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर कम्युनिटी या विजयनगर एम्पायर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। ग्राम, नाडु, स्थल और मंडलम। तो आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे जो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की, और जो पहली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी इसमें, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई। इसी तरह आपको हायरार्की में इसको अरेंज करना है। तो आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन सी 4 2 3 1। सबसे छोटी इकाई बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना था इसे। सबसे बड़ी इकाई से सबसे छोटी इकाई की ओर व्यवस्थित करना था। तो सबसे बड़ी इकाई होती थी मंडलम, जिसे प्रांत कहते थे, यानी कि प्रोविंस होता था, ये प्रोविंस होते थे। उसके नीचे होते थे नाडु, जिसे जिले कहते थे। सेकंड वाला ऑप्शन ये नाडु होते थे, जिसे जो डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे, डिस्ट्रिक्ट जिन्हें नाडु कहा जाता था। उनसे नीचे स्थला होते थे, स्थल जो उप जिले कहलाते थे, सब डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप देखते हैं जो छोटे शहर होते हैं कस्बों के रूप में, नगर, जहाँ म्यूनसिपालिटीज होती है, नगर पालिका परिषद होती है, और जो बड़े महानगर होते हैं वहाँ पर नगर पालिका निगम होता है। इसी तरह जैसे नाडु वो डिस्ट्रिक्ट होते थे, और छोटे शहर जो नाडु से छोटा होता था वो सब डिस्ट्रिक्ट होता था, स्थल जिसे कहा जाता था, और सबसे छोटे ग्राम जो विलेज होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1626 को हुई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1626। स्टेटमेंट 2, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड अब्राहम लोदी। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से एनसीईआरटी रिवीजन करके देख सकते हैं इसे। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच तो हुई थी, लेकिन ये लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। 20 अप्रैल 1526 को, ना कि 1626 को, 1526 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में शेरशाह के प्रशासन के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। स्टेटमेंट 1, अनेक गांवों से मिलकर एक परगना बनता था। ए परगना वाज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी विलेजेस। स्टेटमेंट 2, परगना एक शिकदार के अंतर्गत होता था जो कानून व्यवस्था संभालता था। द परगना वाज अंडर ए शिकदार दैट हैंडल्ड लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। सल्तनत काल में खाते फारसी तथा स्थानीय भाषा दोनों में रखे जाते थे। जो अकाउंट्स होते थे उनको फारसी भाषा में और लोकल लैंग्वेज दोनों में रिकॉर्ड रखा जाता था उनका। फिर परगना से ऊपर शिख होते थे, परगना होते थे, परगना से ऊपर
शिख होते थे। इनसे ऊपर कौन से क्या होते थे? शिख। शिख या सरकार होती थी, और जो एक शिकदार या शिकदारान या फौजदार और एक मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। ये सारे ये टर्म्स जो हैं ये एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, देहसाला नामक व्यवस्था का आरंभ शाहजहां द्वारा किया गया था। द सिस्टम कॉल्ड देहसाला वाज स्टार्टेड बाय शाहजहां। स्टेटमेंट 2, देहसाला व्यवस्था कृषि से संबंधित थी। देहसाला सिस्टम वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2। देहसाला नामक व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी, ना कि शाहजहां द्वारा, और इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 10 साल में विभिन्न फसलों की औसत उपज का तथा औसत मूल्य का हिसाब लगाया जाता था। जो पिछले 10 साल होते थे उनका एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज उनका प्राइस, उनके एवरेज प्राइस का मूल्यांकन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मनसबदारी सिस्टम? ऑप्शन ए, हर एक अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। 1 मनसब वाज गिवन टू ईच ऑफिसर। ऑप्शन बी, सबसे कम मनसब 10 का और सबसे अधिक 50,000 का होता था। द लोएस्ट मनसब वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 50,000। ऑप्शन 3, हर मनसबदार को 10 सवारों के पीछे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। एवरी मनसबदार हैड टू कीप 20 हॉर्सेस बिहाइंड एवरी 10 राइडर्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे कम मनसब 10 का और सबसे अधिक 50,000 का था, जबकि सबसे अधिक जो था 5,000 का था। सबसे अधिक मनसब जो था, द हाईएस्ट मनसब वाज 5,000। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है। हमने सारे क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से लिए हैं या ऑथेंटिक बुक से, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे या तो बिपिन चंद्रा की किताब से लिए गए हैं या फिर हमने स्पेक्ट्रम से लिए हैं, और एनसीईआरटी तो हमारी है ही। इसी तरह हमने मेडिएवल हिस्ट्री के या तो हमने सतीश चंद्रा से लिए हैं या फिर एनसीईआरटी से। इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री या तो रामशरण शर्मा से हमने क्वेश्चन लिए हैं या फिर रामशरण शर्मा या फिर आपकी एनसीईआरटी। इसके अलावा हमने किसी और बुक का यूज़ नहीं किया। स्टेटमेंट 1, कूका आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल भगत ने की थी। द कूका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जवाहरमल भगत। स्टेटमेंट 2, इस आंदोलन का उद्देश्य कृषि लगानों की दरों में कमी करना था। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर रेंट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्योरीफाई द रिलीजन बाय रिमूविंग द इविल एंड सुपरस्टिशंस प्रिवेलेंट इन सिखिज्म। जो उस टाइम सिखिज्म में जो सुपरस्टिशंस यानी कि जो अंधविश्वास मौजूद थे, उनमें अंधविश्वासों को दूर करके सिखिज्म को पवित्र बनाना था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? 1857 विद्रोह के स्थान और दूसरी साइड अंग्रेज जनरल। पहला है दिल्ली, लेफ्टिनेंट विलोबी के, यहाँ पर दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट थे वो लेफ्टिनेंट विलोबी के अंडर था। कानपुर कोलिन कैंपबेल के अंतर्गत था, और लखनऊ हेनरी लॉरेंस के अंतर्गत था। आपको इसमें से सही सुमेलित जो हैं वो चुनना है। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, और ऑप्शन डी 1 और 3। तो ये भी आपको स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा कि किस स्थान पर आंदोलन का को किस लेफ्टिनेंट ने या किस अंग्रेज जनरल द्वारा उसका दमन किया गया था। किस अंग्रेज जनरल द्वारा कौन से स्थान पर 1857 की क्रांति का विद्रोह का दमन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ये सारे ही सही सुमेलित हैं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी ने विद्रोह का दमन किया, कानपुर में कोलिन कैंपबेल ने, और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, देवबंद स्कूल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देवबंद स्कूल। स्टेटमेंट 1, इसकी स्थापना सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अ प्लेस
कॉल्ड देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अब देवबंद भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, अब देवबंद भी एक यूपी का अलग डिस्ट्रिक्ट है। स्टेटमेंट 2, इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1866। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुई थी और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी कांग्रेस के उदारवादी दल की विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द लिबरल सेक्शन ऑफ कांग्रेस? ऑप्शन ए, भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग, डिमांड फॉर स्वराज टू रिमूव इंडियन फ्लीट। स्टेटमेंट 2, ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, बिलीफ इन ब्रिटिश जस्टिस। ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक, सपोर्टर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन। और ऑप्शन डी, ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा, फुल एलिगेंस टू द ब्रिटिश क्राउन। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी उदारवादी दल की विशेषता नहीं थी। जो लिबरल सेक्शन था कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, उसमें कौन सी लिबरल सेक्शन की विशेषता नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग। ये उपरोक्त मांग कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थी। ये जो एक्सट्रीमिज्म जो सेक्शन था, ये उसकी मांग थी, उग्रवादी दल जो था, मिलिटेंट पार्टी जो थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। स्टेटमेंट 1, इसका गठन 1923 में किया गया था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1923। स्टेटमेंट 2, इसके पहले अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष CR दास, चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था। यानी कि अध्यक्ष CR दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के निम्नलिखित भागों को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। निर्वाचन, यानी कि पहले कौन सा भाग है, पहले कौन सा पार्ट है, और जैसे कि पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 होता है, इसी तरह पहले कौन सा पार्ट है, उसके बाद कौन सा पार्ट की आपको सीक्वेंस में रखना है। निर्वाचन, इलेक्शन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूनियन एंड स्टेट, सर्विसेज अंडर, ये होगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, इसको सही कर लीजिए, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, अधिकरण, ट्राइब्यूनल, और राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 1 4 2 3 ऑप्शन है, और ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4, और ऑप्शन डी 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 3 1 4। सबसे पहले दूसरा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि भाग 15 में, ये भाग 15 से रिलेटेड है, भाग 15। इसके बाद है आपका भाग 14 से, ये भाग 14 में दी गई है। इसके बाद है आपका थर्ड, अधिकरण, ट्राइब्यूनल, जो कि 14 का में है, भाग 14 का, यानी कि 14A में दिया गया है। और इसके बाद है आपका पहला, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, इसकी चर्चा भाग 15 में की गई है, भाग 15 में। और उसके बाद राजभाषा, इसकी भाग 16 में चर्चा की गई है, पार्ट 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ये भी पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। फजल अली कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953। स्टेटमेंट 2, फजल अली आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य नदी जल के बंटवारे से संबंधित था। फजल अली कमीशन वाज रिलेटेड विद द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, फजल अली कमीशन वाज रिलेटेड विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न मूल अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरा समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको संविधान में दिए गए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए 1 4 2 3, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 3 1 4 और ऑप्शन डी 2 4 1 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 4 1 3। पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो ये सबसे पहला हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो हमारा दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट में थर्ड, यानी कि 29 30, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 सबसे लास्ट में है। और सबसे पहले समता का अधिकार 14 से आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, जिसमें समता का राइट टू इक्वालिटी के सारे राइट्स बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट फोन टेपिंग। विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राइट टू स्प्रेड आइडियाज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी केवल 3। ये मैंने बिल्कुल अंदर डीप से क्वेश्चन बनाया है लक्ष्मीकांत में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर की हमारी आदत होती है कि हम ऊपरी तौर पर आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उनके मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो आई होप आप में से बहुत से लोगों ने बिल्कुल डीप में ये नहीं पढ़ा होगा आर्टिकल 19 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्टली मैंने ये लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? दूध, मिल्क, मक्खन, बटर, अंडा, एग और यकृत, लिवर। ऑप्शन है 1 2 और 3, ऑप्शन बी 1 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विटामिन ए का स्रोत आपको बताना है कि कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही विटामिन ए के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट की निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये सारी आपको पता होगी कि शुगर है, ये शर्करा है सारी। फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्शन है मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड्स और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोनोसैकेराइड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इनमें डिफरेंस क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। द सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। स्टेटमेंट 2, कोशिका भित्ति मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ना कि प्रोटीन की नहीं बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, क्रेब्स चक्र ऑक्सी श्वसन से संबंधित है। द क्रेब्स चक्र साइकिल इज रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट 2, क्रेब्स चक्र की सभी अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ऑल रिएक्शंस ऑफ द क्रेब्स साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। अब आप जाके क्रेब्स साइकिल पढ़िए कि क्रेब्स साइकिल की डिटेल्स में इसकी देख लीजिए एक बार कि क्या होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, ग्लूटेलियंस दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लूटेलियंस आर प्रोटीन्स फाउंड इन पल्सेस। स्टेटमेंट 2, प्रोलेमिन्स अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है। प्रोलेमिन्स इज अ प्रोटीन फाउंड इन ग्रेन्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। प्रोलेमिन्स दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है और ग्लूटेलियंस अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है, क्योंकि हमने इसमें दोनों प्रोटीन्स को शफल कर दिया था। ग्लूटेलियंस अनाज में पाया जाता है और प्रोलेमिन्स दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर अकाउंट्स पे लेक्चर आएगा आज शाम को, लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम अकाउंट्स क्लास 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।